नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उमाशंकर सिंह। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये 24,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है और इसमें और ज्यादा इजाफे की आशंका है। 20,000 मौत तो अकेले तुर्की में हुई है और सीरिया में 4,000 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच तुर्की के 2 प्रांत में बचाव कार्य रोक दिया गया है क्योंकि वहां अब किसी और के जिंदा बचे होने की संभावना नहीं है। हालांकि मलबे को हटाने का काम अब भी जारी है। तुर्की में चलाए गए राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे यहां हीरो के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत से एनडीआरएफ की टीम भूकंप के अगले ही दिन यहां पहुंचकर उसने अपना काम शुरू कर दिया था और उसने कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य में हिस्सा लिया। उसे एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब कई दिनों से मलबे के भीतर दबी एक बच्ची को उसने जिंदा बाहर निकाल लिया। उसकी तबीयत अब ठीक बताई जा रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ ने 13 शवों को भी बाहर निकाला और ये इस लिहाज से अहम है क्योंकि यहाँ जिस तरीके से मलबे का ढेर है वहाँ से डेड बॉडीज को निकालना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती की बात है। एनडीआरएफ की टीम के सामने कई चुनौतियाँ थी, भाषा की चुनौती से लेकर एक नए इलाके में काम करने की चुनौती तक। लेकिन क्या चुनौतियां थी और कैसे उस पर पार पाया, इसको लेकर मैंने बात की यहाँ तुर्की में मौजूद एनडीआरएफ के कमांडेंट गुरविंदर सिंह से। तुर्की को मदद की दरकार है और भारत एक बड़े मददगार के तौर पे, एक दोस्त के तौर पर सामने आया है। हमारे साथ गुरविंदर सिंह जी हैं जो कमांडेंट हैं एनडीआरएफ में और यहाँ कैंप जो है वो एनडीआरएफ का कैंप है। यहाँ पे कई तरह की ड्यूटीज़ को अंजाम दिया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की चुनौतियाँ आपको जब आप ज़मीन पर यहाँ पे आए 3 दिन 4 दिन पहले तब से लेकर अब तक देखने में आई है, क्या चुनौती सबसे बड़ी है? एनडीआरएफ की 3 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पर रिस्पांस के लिए आई हुई है। 2 टीम जो है नोदागी में है, यहाँ पर हम उस समय खड़े हैं गाजियान्टेप प्रोविंस में, और एक जो हमारी टीम है अंत्याक में खड़ी हुई है। यहाँ पर आने के बाद हमको जो यहाँ की लोकल एजेंसी है अफाद, उन्होंने हमें गाइड किया है। हम लोग इस समय जो यूएन के सेक्टर 4 में डिप्लॉयड हैं, जहाँ पर हमारी 2 टीम्स हैं। इसके अलावा मलेशिया और स्पेन, कतार और बांग्लादेश की टीम भी ऑपरेशन कर रही है। बेसिक ऑपरेशन जो हमारा है, जो नूरदागी जो सिटी सेंटर है, जहाँ पर 200 के करीब जो इमारतें ध्वस्त हो चुकी है जी, तो वहाँ हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने 2 दिन पहले तस्वीर देखी है, एनडीआरएफ जो है नूरदागी से रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हिस्सा ले रही थी और वहाँ जो मलबों को हटाने का काम और लोगों को बचाने की कोशिश करी थी। वो ऑपरेशन क्या था और किस तरह से वो कामयाब रहा? जब यहाँ पर आए हैं तो जहाँ भी लाइव विक्टिम होने की संभावना थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया, हमने वहाँ पर जो अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हम लोग सर्च में फिजिकल सर्च, टेक्निकल सर्च और कैनाइन सर्च करते हैं। तो हमने यहाँ पाया कि जो हमारा जो कैनाइन दस्ता है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। 3 जगह हमें इंडिकेशन मिले जहाँ पर लाइव विक्टिम होने की संभावना है और फॉर्चुनेटली हमने एक गर्ल चाइल्ड 6 साल की बच्ची को रेस्क्यू किया है। उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर द्वारा हमने हॉस्पिटल भिजवाया है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं बिकॉज इतना सारा रबल है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। उनको हटाने के लिए अगर हम हैवी मशीन भी यूज़ करते हैं तो जो लॉस ऑफ लाइफ है वो प्रेशियस लॉस ऑफ लाइफ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो ये बड़ा पेशेंस का काम है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, पर फिर भी सफलता हासिल हुई है। एक आखिरी सवाल की एनडीआरएफ जो है वो जानी जाती है जब भी भारत में, अपने देश में कोई भी क्लैमिटी आती है, कोई भी आपदा आती है, आप वहाँ पहुँचते हैं एक अलग मुल्क में पहुँचकर, एक नई जगह पे जहाँ पे भाषा की दिक्कत है, जहाँ पे लोगों के साथ संवाद की समस्या है, जहाँ पे एक नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। किस तरह की चुनौती आप लोग उठाते हैं जब इस तरह का असाइनमेंट मिलता है और ख़ासतौर पे यहाँ क्या चुनौती सामने आई? बिल्कुल ठीक बोला आपने। इनफैक्ट 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि एनडीआरएफ इससे पहले जापान और नेपाल में रिस्पांस कर चुकी है अर्थक्वेक के टाइम पे 2011 और 2015 में। और पर लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। मेरा जो थोड़ा सा यूएन का एक्सपीरियंस है वो काम आया। मुझे पता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जब हम काम करते हैं तो
लैंग्वेज की, कस्टम्स की और बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आती है। तो कभी कभी जो कोऑर्डिनेशन और ये सब अगर हम कम एफिशिएंसी पे भी काम करते हैं, पर लेकिन जो हम एनडीआरएफ की जो बॉडी लैंग्वेज है और एनडीआरएफ का जो जज्बा है वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। हमारे रेस्क्यूज का तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के मुताबिक 6000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आखिरकार 1999 के बाद जो कठोर नियम बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो भी इमारत बनेगी उसमें भूकंप रोधी तकनीकी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि 1999 में जो भूकंप आया था उसने भी भारी तबाही मचाई थी और 18,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि उन कठोर नियमों का क्या हुआ और क्यों बिल्डर्स ने उन नियमों को ताक पर रखकर इमारतें बनाई। क्या इसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है? इन सब बातों को लेकर यहाँ सवाल पूछा जा रहा है। ये तुर्की का नूरदागी है और यहाँ ये जो मलबा है वो साफ किया जा रहा है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई बहुमंजिली इमारतें एक साथ जमींदोज हुई। जो पहला भूकंप आया और जो दूसरा भूकंप आया, इन दोनों भूकंपों ने इन बिल्डिंग्स को इस तरह से ताश के पत्तों की तरह ज़मीन पर आने को मजबूर कर दिया। हालांकि ये जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी नहीं बताई जा रही और इसका गिरना सवाल खड़े करता है। न सिर्फ यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी उनका, बल्कि बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स जो कि नया निर्माण था, नए तरीके से बनाई गई थी और 1999 के बाद बनी थी, उसके बावजूद इनका इस तरह से गिरना सवाल पैदा करता है। 1999 के बाद गिरने की जो बनाने की जो बात है वो इस वजह से अहम है क्योंकि 1999 में जो भूकंप आया था उसमें बहुत त्रासदी मची थी। 18,000 से ज़्यादा लोगों की तुर्की में जान गई थी और उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के नियम को कड़ा किया गया था। इस तरह के नियम बनाए गए थे कि जो बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है या जो बिल्डर्स हैं वो भूकंप रोधी इमारतें बनाएंगे ताकि भूकंप सहने की उनमें क्षमता हो। लेकिन लगता है कि वो सिर्फ कागज़ों पे रह गया, वो ढाक के 3 पात साबित हुआ वो सारे नियम और इतने बड़े पैमाने पे बिल्डिंग्स यहाँ पे गिरी हैं। तो सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहा है क्योंकि 2 दशक से यहाँ पर जो सरकार सत्ता में है उसके ऊपर करप्शन के चार्ज लग रहे हैं और ये भी चार्ज लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ जो जिन नियमों को लागू किया उनको ज़मीन पे नहीं लागू किया, कागज़ों पे लागू किया और बिल्डर्स जो हैं मनमाने तरीके से बिल्डिंग्स बनाते रहे और इसी का नतीजा है कि वो भूकंप के झटके नहीं झेल पाए। यहाँ बहुत सी ऐसी इमारतें भी हैं जो भूकंप के झटके सहने के बाद भी खड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो खड़ी तो हैं लेकिन ये इमारत किसी भी तरीके से रहने लायक नहीं है, इनको भी गिराना ही पड़ेगा। आप देखिए किस तरीके से पूरा ये जो पूरी जो दरारें हैं वो साफ नज़र आ रही है इतनी दूरी से भी। तो ये इस बिल्डिंग को भी देर सवेर गिराना पड़ेगा। इसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो परिवार हैं, उनको कहीं और शेल्टर लेना पड़ा है, शेल्टर मिला है नहीं मिला है, कहाँ हैं वो। यहाँ पे हालांकि एक कैंप बनाया गया जिसमें 17,000 के आसपास लोग हैं। तो इस तरह से आखिरकार ये बिल्डिंग भी कोई बहुत पुरानी नहीं लग रही, देखने में लग रहा है कि 10, 12 या 15 साल पुरानी ये बिल्डिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसकी भी ये हालत क्यों हुई है? क्योंकि इसमें उन नियमों का, उन तरीक़ों का पालन नहीं किया गया जो भूकंप को सहने की क्षमता बिल्डिंग को देती है। तो अब अर्दोगान सरकार पर इस बाबत काफ़ी आरोप लग रहे हैं और आरोप इस बात को भी लेकर लग रहे हैं कि 1999 के बाद जो एक टैक्स लगाया गया था और जिसको कि भूकंप टैक्स भी कहा जाता है और उसके ज़रिए जो 3.9 बिलियन जो पाउंड इकट्ठा किए गए, आखिरकार वो कहाँ है, वो राशि कहाँ है और क्यों उनको इस तरह के आपदा प्रबंधन पे खर्च नहीं किया गया और वो खर्च हुआ तो कहाँ, ये हिसाब मांगा जा रहा है। लेकिन अभी सवाल ये है कि हिसाब तो जब सरकार देगी या नहीं देगी वो तब की बात है, लेकिन हज़ारों ज़िंदगियाँ यहाँ पे चली गई हैं। अब शायद जो तुर्की है वो चेते, यहाँ की सरकार चेते और अब कम से कम अब के बाद जो बिल्डिंग निर्माण होगा उसमें उन नियम कायदों का और उन तरीक़ों का ख्याल रखा जाए जिसके ज़रिए जो बिल्डिंग बने वो भूकंप रोधी हों और इस तरह से न जान, न माल और न ही इमारतों का नुकसान हो, वो बची रहें और लोग उसमें सुरक्षित रहें। ये कोशिश शायद अब होगी और पुरजोर तरीके से होगी क्योंकि इस बीच लोगों का गुस्सा भी काफ़ी बढ़ा है, बहुत शोक में है, इसलिए उसका इजहार अभी नहीं कर रहे। परिजनों को कईयों ने खोया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डिवास्टेशन हुआ है, ठीक है कि एक प्राकृतिक आपदा आई उसमें डिवास्टेशन होता है, लेकिन उसके जो मानवीय पहलू हैं, मानवीय जो वजहें हैं
उसको लेकर लोगों में गुस्सा है और इसलिए अब देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर जीवन को पटरी पे लाने का जो काम होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ जो नए निर्माण होते हैं और जो नई इमारतें बनती हैं, क्या उनमें उन तरीक़ों को अब अख्तियार किया जाता है या फिर इस गलती से कोई सीख न लेकर वो गलती दोहराई जाती है। नूरदाग से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। शाम होने को आई है, जिनके घर टूट गए हैं वो सड़क पर हैं और यहाँ इस तरीके से अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। आग जलाई गई है क्योंकि भारी ठंड है। जो कंबल इनके तन पर है, जो ये भूकंप के समय लेकर आ पाए, वही इनके तन पर है। और ये तमाम जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें बच्चे भी यहाँ पर हैं और इन सब की ज़िंदगी ऐसे चल रही है। इनको अभी भी इस बात का आसरा है कि कुछ और जीवित लोग यहाँ पर हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ डेरा जमाया हुआ है, बजाय इसके कि किसी शेल्टर में जाएं और वहाँ टेंट में या कैंप में रहें। तो ये एक ज़िंदगी का पहलू, यहाँ जो चाय और इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं। जो तुर्की सेना के और जो पुलिस के जो कर्मी हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पर इनके साथ डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है यहाँ। और शाम होते ही यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो ऑन की जा रही हैं। तो ये देखिए, ये है एक जीवन, भूकंप के बाद का जीवन, जहाँ अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आग का सहारा है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे इनका अभी बसेरा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक तुर्की में 6000 से ज़्यादा इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हुई हैं। यहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा है, लेकिन मलबा हटाते वक्त तमाम तरह की सावधानियाँ बरती जा रही हैं। नूरदा में जहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा था, वहाँ बच्चों की रोने की आवाज़ आई और उसके बाद वहाँ चारों तरफ खामोशी पसर गई, इस बात को ट्रेस करने के लिए कि आखिरकार वो आवाज़ मलबे के किस हिस्से से आ रही है, ताकि उन तक पहुँचकर उनको बचाया जा सके। मौके पर मौजूद था, देखिए मेरी ये रिपोर्ट। ये जो बिल्डिंग जहाँ से मलबा निकाला जा रहा है बिल्डिंग का, यहाँ पर बीच बीच में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है, सब चुप हो जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है और उस आवाज़ को पकड़ने के लिए कि कहाँ से, बिल्डिंग के किस हिस्से से है, मलबे में कहाँ से वो आवाज़ आ रही है, इसके लिए वो सुनने के लिए यहाँ पे खामोशी बरती जा रही है। और ऐसा कई बार होता है, सब जो मशीन है वो बंद कर दी जाती है, लोग बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं यहाँ पर, ताकि आवाज़ के ज़रिए ट्रेस किया जा सके कि वो बच्चे जो अगर मलबे के अंदर दबे हैं तो वो कहाँ पर हैं। और ये एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन है जिसको कि शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी ऑपरेशन इस तरह से भी यहाँ पर चल रहा है। आपको अगर ऑडियो नहीं आ रहा हो तो शायद इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। इंस्ट्रक्शन हटा लिया गया और अब मशीन जो है फिर से चालू, और वहाँ माइक से जो अनाउंसमेंट है वो फिर से हो रहा है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन का एक पार्ट है। सब लोग निस्तब्धता की हालत में आ जाते हैं जब ये कहा जाता है साइलेंस, इनकी अपने लैंग्वेज में, और उसके बाद आवाज़ को ट्रेस करने की कोशिश होती है कि मलबे के भीतर से कहाँ से आवाज़ आ रही है। नूरदाग से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। भूकंप का जो पहला बड़ा झटका आया 7.8 मैग्नीट्यूड का, उसका केंद्र तुर्की और सीरिया का बॉर्डर रहा। तबाही दोनों ही तरफ मची। तुर्की में जहां मानवीय मदद पहुंच पा रही है, वहीं सीरिया में इसकी किल्लत महसूस की जा रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इस बारे में जो मैंने जानकारी इकट्ठा की, पेश है आपके सामने वो रिपोर्ट किलिस से, जो कि तुर्की का दक्षिणी शहर है और सीरिया बॉर्डर के पास है। जहां मैं अभी खड़ा हूं, ये तुर्की का दक्षिणी इलाका है और दक्षिणी पश्चिमी इलाके में जिस तरह की तबाही हुई है, उसी तरह की तबाही सीरिया के उत्तरी और पूर्वी इलाके में भी हुई है।
ये इलाका तो तुर्की का है जहाँ मैं खड़ा हूँ, लेकिन इस खेती वाली ज़मीन के बाद जो रीच शुरू होता है, जो पहाड़ी इलाका शुरू होता है, वो सीरिया की ज़मीन है, सीरिया का इलाका है। और इस इलाके में भी उसी तरह की तबाही हुई है जिस तरह की तबाही तुर्की में हुई है। लेकिन जो तुर्की में जिस तरह की मदद पहुंची है, सीरिया में मदद नहीं पहुंची है। सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध हैं और इसकी वजह से वहां पे मदद पहुंचने में काफ़ी रुकावटें हैं। हालांकि यूएन जो है वो मदद भेजने की बात कर रहा है। अमेरिका ने जो प्रतिबंध है उसमें कुछ ढील दी है 180 दिनों के लिए, लेकिन जो संस्थाएं हैं और जो सीरियाई लोग हैं उसको नाकाफ़ी बता रहे हैं। तो काफ़ी जटिलता है और बशर उल असद की सरकार पे कई तरह की कई तरह के जो आरोप हैं और उसकी वजह से भी इन प्रतिबंधों को काफ़ी कड़ा किया गया। 20 साल से असद यहाँ पे राज कर रहे हैं और उनके राज में कई तरह की तशद्दुद, कई तरह के जो जुल्म हुए हैं उनका उस पर आरोप है। इसी वजह से जो पश्चिमी देशों के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं हैं और यूरोपीय यूनियन से भी मदद की है सीरिया ने कि वो मदद भेजे। यूरोपीय यूनियन ने इस बात को स्वीकारा भी है, लेकिन क्योंकि जो जटिलता है इस बात को लेकर भी है कि मदद किसके हाथ सौंपी जाए। अगर विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में जाती है तो असद को इससे दिक्कत है, और असद सरकार को अगर सौंपी जाती है तो विद्रोहियों को इससे दिक्कत है। तो इस जटिलता के बीच जो है ये मामला अटका हुआ है। हालांकि उस मात्रा में जो मदद है वहाँ पहुँच पा रही है। भारत ने अपनी तरफ से मदद की जो खेप है वो भेज दी है, आगे और भी भेजने की वो बात कर रहा है, लेकिन मदद की बहुत ज़्यादा दरकार है और इस वजह से इस इलाके में मदद जो है उसके लिए लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों से लेकर और मलबे से लोगों को बाहर निकालने के लिए जो हेवी मशीनरी चाहिए वो उसकी दरकार है। हालांकि 6ठा दिन बीत चुका है और ऐसे में जीवित बचने वाले लोगों की संभावना काफ़ी कम है जो मलबे में दबे हैं। लेकिन अगर शुरुआत में मदद उस तरह की पहुंचती जैसे तुर्की में पहुंची तो शायद कुछ जान को बचाया जा सकता था। 4000 के आसपास आधिकारिक अभी एक आंकड़ा है, लेकिन ये जो गैर सरकारी आंकड़ा है वो 11000 के आसपास सीरिया में हुई मौत की बताई जा रही है। तो सारा दारोमदार अब दुनिया के देशों पे है कि जिस तरीके से तुर्की की आगे बढ़कर उन्होंने मदद की है, आगे भी वो करेंगे। उस तरह से क्या सीरिया की भी मदद होगी या प्रतिबंधों के हवाले से उनके यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा भुगतेंगे मानवीय त्रासदी को और उनका जीवन जो है वो ज़्यादा कष्टमय होगा, ये देखने की बात होगी। तुर्की सीरिया बॉर्डर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। Geliyor mu sesi? Evet. तुर्की और सीरिया की तमाम दर्द भरी खबरों के बीच हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ बच्चों के साथ जिनके चेहरों पर मुस्कान है और जिन्होंने हमें भी मुस्कुराने को मजबूर कर दिया। शायद यही जिंदगी है और जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। भूकंप से तबाह तुर्की में ये एक ऐसा कैंप है जहां पर हजारों की तादाद में वो लोग बसर कर रहे हैं जिनके घर टूट गए हैं, जिनको रहने का कोई आसरा नहीं है और जो यहाँ सरकारी मदद से इन कैंप में जिनको जगह मिली है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस देखा है और जिनके परिजन जो है, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिनके सिर्फ घर टूटे हैं या घर इस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं कि उसमें रहना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे आके रह रहे हैं। इस बीच देखिए यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी तलाश ली है और वो किस तरह से यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, जो चुहलबाजी है वो कर रहे हैं। तो बचपन जो है उसने अपनी ज़िंदगी तलाश ली है और यही जीवन की खासियत होती है कि चाहे मुश्किल से मुश्किल खड़ी हो, अपने लिए एक खुशी का पल इन बच्चों ने यहाँ ढूंढ लिया है।